सभी को नमस्कार। एनएलपी के आज फोर्थ डे में आप सबका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे स्टेट की, कि स्टेट क्या है। स्टेट के बारे में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक एग्जाम्पल या हमारे जीवन की कुछ घटनाओं से हम समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो काम अच्छे से आता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक से निकाल इसको कर नहीं जाने पाते। कर दो। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर स्किल है और फिर भी हम काम को कर ही पाए। स्किल अच्छी होने के बावजूद भी हम काम नहीं कर पाते, तो वो क्या कारण है? वो कारण है हमारी स्टेट। हम किस स्टेट में हैं, उस वक्त हमारी स्टेट कौन सी है। कल दो स्टेट की बात करी गई थी। कौन कौन सी स्टेट थी वो, आप किसी को याद हो? दो स्टेट हमने बात करी थी कल। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। रिसोर्स और अनरिसोर्सफुल। यस, गुड। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट में क्या होता है, सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे अंदर इमर्ज हो रही होती हैं। भाई हम उस वक्त बहुत ही कंपेशनेट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही हैप्पी जॉयफुल, और सब कुछ हमारे अंदर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा होता है। वो हमारी रिसोर्सफुल स्टेट है। उस स्टेट में कोई काम करेंगे तो वाकई बहुत अच्छा होता है। और दूसरी साइड, दूसरे इसके विपरीत, अगर हमारी स्टेट अंदर की खराब है तो हम कोई भी काम चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। कल हम ये सब पढ़ रहे थे। तो ये स्टेट होती है हमारी, इंटरनल स्टेट होती हैं। तो ये बनती कैसे हैं? बनती कैसे हैं, वो बनाने के लिए भी आ, हमारे जो जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, वो किसी चीज को रिसीव कर रही होती हैं। कोई भी घटना हो जाती है, इवेंट वन, कोई भी घटना हो रही होती है, तो उसको हम कैसे रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। और फिर उसके बाद उसमें से कुछ को डिलीट कर देते हैं, कुछ को बढ़ा देते हैं, कुछ को घटा देते हैं, तोड़ मोड़ देते हैं। यानी तीन चीजें थी, DDG: डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइजेशन। तो इस तरह से तीनों फिल्टर लगाने के बाद वो जो इवेंट हम देख रहे थे वो बदल गई। वो सेम नहीं रहती है, वो रियलिटी में नहीं रहती है। तो इस प्रकार हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ स्टेट इवेंट टू बन जाती है, और उस इवेंट टू की वजह से हमारा स्टेट बन जाती है। और फिर वो स्टेट हमारी बनती कैसे है, उसके एक और भी रीजन उसके पीछे दो तीन आते हैं। एक तो पास्ट कंडीशनिंग हमारी कैसी हो रही है। पास्ट कंडीशनिंग, हमारे पास्ट के कैसे कैसे हमारे अंदर प्रोग्राम हुए पड़े हैं, हम उन्हीं के आधार पर उस पर कोई न कोई अनुमान लगा के, कोई न कोई नमक मिर्च लगा के उस घटना को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया था अभी, किसी ने हमने हमने किसी से 200 रुपये मांगे और उसने हमें नहीं दिए, तो हम क्या करते हैं? असली जो बात है उसको तो डिलीट कर देंगे। क्या रियलिटी है वो तो भी उसके पास उस वक्त नहीं है जेब में। रियलिटी तो ये है, इसको तो हमने डिलीट कर दिया। और डिस्टोर्ट क्या कर दिया कि भाई, भाई उसको तो ज्यादा ही वो घमंड आ गया, मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है वो। ये विश्वास नहीं कर रहा, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, यानी उस असली घटना को डिस्टोर्ट कर दिया। और फिर जनरलाइज कर दिया कि लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये हमने जनरलाइज कर दिया, इसने बढ़ा दी वो बात हमने। तो इस तरह से हम DDG फिल्टर लगाने के बाद उस घटना को बदल देते हैं। और वो हमारे पास्ट कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ, हमारा रिलीजन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये सारे के सारे इसमें रोल अदा करते होते हैं। एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर होता है किसी न किसी बात पे हम ट्रिगर हो जाते हैं, वो भी हमारे स्टेट को बदल रहा होता है। ट्रिगर कैसे? कोई भी अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई बात हो जाती है अचानक, तो वो हमारे लिए ट्रिगर का काम करता है। तो उससे भी हम प्रभावित होकर के स्टेट हमारी बदल जाती है। तो ये हमने कल बात किया था इतना। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स की और सेल्स की जो स्टेट थी, वो सारों पे असर हो रहा होता है। एक एक जो टिश्यू है, एक एक जो ऑर्गन है, वो सारे के सारे हमारी स्टेट से प्रभावित हो रहे होते हैं। हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वो सब डिफाइन हो रही होती है हमारी स्टेट से। तो जो दो प्रकार की स्टेट, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट, हमारी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो रीजनिंग है, जो भी अ, हमारे अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, रिसोर्सफुल प्रॉपर्टी और अनरिसोर्सफुल प्रॉपर्टी जो भी है, हम लोगों का एक डिजाइन बना होता है। वो
पूरा एक सिस्टम पूरे शरीर का सेल्स के थ्रू और न्यूरॉन्स के थ्रू जो बना होता है, वो सारा का सारा प्रभावित हो रहा होता है। एक एक करके हम इस बात को समझते जाएंगे कि किस तरह से हम इनसे प्रभावित होते हैं। सडनली कोई न्यूज सुन ली, ट्रिगर हो गया। मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोल गया, ट्रिगर हो गया। बिजनेस में कोई ट्राई किया और हम बिजनेस नहीं कर पाए, कहीं लॉस हो गया, तो ट्रिगर पॉइंट आ गया। हर मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। हम रिसर्चफुल स्टेट में होते हुए भी ट्रिगर ही हमें अनरिसोर्सफुल स्टेट में ले जाता है। हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं और कोई ट्रिगर आ जाता है तो हमारी स्टेट बदल जाती है। इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, रिसोर्सफुल स्टेट में आने के लिए क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम आगे अब समझते हैं। हमारी लाइफ में कोई ना कोई घटना है, हमारी लाइफ में जो भी घटना हो रही है वो माइंड में सोचते हैं हम कि ऐसा हो रहा है। तो बार बार सोचो, वो घटना हमें कैसे पता चलती है। एक घटना हुई, जो भी घटना होती है पता कैसे चलती है, हमारे अंदर तक कैसे पहुंचती है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है और कोई एक्सीडेंट को देख ले, ब्लीडिंग, वहां पे कोई उसके आसपास एक एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग हुई, और वो व्यक्ति है अंधा, तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? नहीं, दिखाई नहीं दिया, नहीं उसको पढ़े, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़े। और यदि कोई ऐसा है जो सुन नहीं पा रहा है और उसके आसपास कोई गाली देके चला गया, कोई बहुत कोई कुछ फर्क नहीं, बम के धमाके उसको दूर से सुनाई भी देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं पढ़ेगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों की लाइफ में जो स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं, बेसिकली हम उसको विजुअली या ऑडिटरी रूप में ही कर पाते हैं। सुनने में आ गया, देख लिया, तो इस तरह से हम उनको कर पाते हैं। तो नेगेटिव स्टेट जो है वो कई बार क्या होता है, हम उसको फील भी कर पाते हैं। सीधा कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, डायरेक्टली जो है एक फीलिंग आ गई, पेन आ गया, तो उसको हमने फील कर लिया, हमारी स्टेट उससे बदल जाती है। एक्सीडेंटली कोई कहीं गिर गया नाली में, ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मेल है बहुत ज्यादा, तो वो स्मेल के थ्रू पता लग जाता है, हमारी स्टेट उससे भी कर सकती है। तो हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनके थ्रू हमारी हमारे रिसेप्शन पॉइंट है हमारे सारे ये। विजुअली हम देख रहे होते हैं, ऑडियो हम सुन रहे होते हैं, काइनेस्थेटिकली हम स्मेल कर रहे होते हैं ना, फील कर रहे होते हैं, और स्मेल कर रहे होते हैं, और टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर में जा रही होती हैं। तो अगर कोई पर्सन है मुझे कह दे कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हारा पेट निकल गया है, तो तुम ध्यान दो, बस इतना ही हुआ है। बंदे ने मान लो हमें मोटा कह दिया, तो उसने तो सिर्फ इतना ही कहा ना भी तुम ध्यान दो, मोटे हो रहे हो। रियलिटी सिर्फ इतनी है। लेकिन मैं क्या करूं कि उसको, उसकी जो रियलिटी है कि वो मेरा केयर कर रहा है, इस बात को तो मैं डिलीट कर दूं। और फिर मैं क्या कहूं कि ये तो टोंट मार के चला गया, तो मैं उस बात को डिस्टोर्ट कर देती हूँ। फिर डिस्टोर्ट कर दिया, मतलब कि जो वो बोल रहा है आप समझे कुछ और कम्युनिकेशन में कभी कभी लाइफ में इस प्रकार के रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसमें भी हम क्या होता है, ज्यादातर डिस्टोर्ट करने की वजह से होता है। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्टोर्ट की वजह से आती है। आप किसी की अच्छाई के लिए कुछ बोल रहे हो, अच्छाई के लिए कुछ कर रहे हो, और वो व्यक्ति उस बात को उल्टे तरीके से ले लेता है, डिस्टोर्ट कर देता है, बात को चेंज कर देता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। इसके बाद जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज कर दिया, इतनी उस बात को बढ़ा दिया उसने, वो तो फिर मान के ही बैठ गया कि ऐसा ही होता है। अब जैसे कोई कोई लोग बिजनेस में है, फेल हो गए, दो बार मान लो फेल हो जाता है कोई, तो एक बात ही बिठा लेता है मन में कि बिजनेस तो मेरे बस की बात ही नहीं है। अगर माँ किसी बात के लिए रोक देती है, टोक देती है, तो असली बात को तो वो हम डिलीट कर देते हैं, डिस्टोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सब होता रहता है। तो रियलिटी क्या है, वो रियलिटी को हम कम समझ के और हम और बातों में उलझ जाते हैं, मीनिंग गलत निकाल के डिस्टोर्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम के टाइम टाइम का को प्रॉब्लम जो है उसको सही ढंग से ना देख के जनरलाइज कर देते हैं। तो ये सब होता है, डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरल के बाद E2 बनता है। इवेंट वन आपकी रियलिटी होता है, और इसको एक्सपीरियंस करके, रिसेप्शन करके, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक में जाने के बाद, इसको प्रोसेस करके, माल मसाला लगा के E2 बना देते हैं। तो E2 बनने के बाद अंदर में स्टेट क्रिएट होता है, परसेप्शन। फिर हमारी परसेप्शन बनती है, पर्सनल रिसेप्शन।
ये आपका रिसेप्शन, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, 3 तरह का होता है। अब आपका स्क्रिप्ट बनता है, जो नैरेटिव बनता है, किसी भी चीज को लेकर के आप स्क्रिप्टिंग करते हो, फिर आप बोलते हो कि ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, क्या स्टेट बनता है, और फिर आप एक्शन में आते हो। क्योंकि जो स्टेट बन गया, आपने जो रिसीव किया जिस हिसाब से, और जो आपने नैरेटिव बना दिया उसके बारे में, फिर आप एक्शन लेते हो। मुझे यहाँ पर एक्शन आ गया। मैं एक्शन 2 तरह से लेते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल एक्शन जब हम लेते हैं, अरे मैंने आपसे मांगा था, तो आपने ये सोचा, ये किया, मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे हम। नॉन वर्बल माइंड में एक थॉट बना लेंगे, हाँ इसने मेरे को पैसे नहीं दिए। वर्बल तो उसको बोल देंगे कि भी मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने दिए क्यों नहीं। और नॉन वर्बल, हम उसके बारे में एक सिद्धांत बना के बैठ जाते हैं। तो एक्शन से फिर बनता है रिजल्ट। जो एक्शन ले लिया, फिर रिजल्ट बनेगा, और आपकी रिजल्ट से ही फिर लाइफ चलती है। अब वो लाइफ फिर 2 तरह से हो जाती है, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ से शुरू होती है बात। इवेंट 1 को बदल के हमने इवेंट 2 कर दिया, हमारी स्टेट बन गई, परसेप्शंस बन गई। परसेप्शन बनने के बाद एक्शन ले रहे हैं हम लोग। एक्शन भी फिर 2 तरीके से, वर्बल, नॉन वर्बल ले रहे हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट में हमारी लाइफ चलती है। और लाइफ भी फिर 2 तरीके से, भाई हम डिजायर्ड भी लाइफ हो सकती है और अनडिजायर्ड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके डीडीजी में, आपने किस तरह से उस बात को तोड़ मरोड़ के लिया है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ इसी तरह से हमारे जीवन में होता रहता है। यस ऐसा ही सर। होता है, इसी तरह यस चलता सर। रहता है कि हम किस तरह से उस इवेंट को आगे तक लेके जाते हैं। तो जो स्टेट यस क्रिएट मैडम। होता है, स्टेट जो क्रिएट करता है, जो स्टेट बनी उससे क्या क्रिएट हुआ, इमोशन। जो स्टेट बनी थी हमारी, उससे इमोशन क्रिएट होता है। और इमोशन जो है, एंड दैट हेल्प्स अस टू टेक डिसीजन एंड बेस्ड ऑन दैट इमोशन, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, इमोशन से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इमोशन ही स्टेट है। तो इमोशन जो है वो मोस्ट पावरफुल रिसोर्स टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। इमोशन बहुत पावरफुल थिंग होती है हमारे जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए। जब भी आपका स्टेट चेंज होगा, तो आपका इमोशन जरूर चेंज होगा। जैसे आपको कोई बोलता है, और जैसे ही किसी ने कुछ बोला, उधर ही वो दुखी सुखी हो जाते हैं उसी बात को लेकर के। तो रिसोर्सफुल स्टेट हमारी कट जाती है। जैसा इमोशन होगा, जिस टाइप का इमोशन होगा, उस टाइप की लाइफ फिर बनती चली जाती है। आप कोई चीज को कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इम्प्रिंट मेमोरी है, वो आपकी कहाँ आ जाती है। E2 और E2 से जो स्टेट बना, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को कनेक्ट करते जाएंगे और आगे चलेंगे। जो डीडीजी फिल्टर है हमारा, अगर आप, वही बात है चश्मे वाली है, डीडीजी भी चश्मे की तरह ही हो गया। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे हमें इवेंट नजर आएगी, और उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे, उसी के हिसाब से फिर हमारी लाइफ में उसका प्रभाव आ जाएगा। तो जैसे भी कोई पेरेंट है, अपने बेटा बेटी उसका बात नहीं मानता, उसको बुरा लग रहा है, तो जो बुरा लग रहा है, क्योंकि वो फिल्टर से बुरा लग रहा है, तो उसने क्या चीज डिलीट कर दिया और क्या चीज डिस्टोर्ट कर दिया उसने, और कौन सी बात को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारी जो एक इसके रीजन है, इस चीज के भी, जो भी हम फिल्टर लगाते हैं वो भी एक रीजन है। उसके पीछे भी एक साइंस बनता है हमारा, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बचपन से जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बेस है इन चीजों का। तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग जैसे पहले हम मैम, देखते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे थे। हमारे ब्रेन में कुछ भी नहीं है। बचपन में पहले तो हमारे ब्रेन में कुछ भी नहीं होता किसी के बारे में। चाइल्डहुड जब होता है तो कुछ भी नहीं है। तो जो अपलोड किया जाता है हमारे विंडो 10 में या 11 में, हम जो भी अपलोड कर देंगे, जो अपडेट कर देंगे, तो वो सब हमारे अंदर ऐप की तरह से पड़ा रहता है, उस प्रोग्राम की तरह से पड़ा होता है। कि हम क्या देखते हैं अभी, हमारे परिवार में बिहेवियर कैसा हो रहा है, पापा मम्मी का, या बहन भाई का, या पड़ोसियों का, या टीचर्स का, ये सारी बातें हमारे अंदर प्रोग्राम होती जाती हैं। और जो बच्चा जो सीखता है ना, शेयरिंग करना या केयरिंग करना, वो भी परिवार से सीख रहा होता है। बच्चे के मैम अंदर खाना तो नहीं प्रोग्राम होता हो है। रही होती है।
अब मान लीजिए कि बच्चे को आप रोबोट मान लेते हैं, बचपन से प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य लगेगा। ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। और बड़े होकर के फिर वो सेम बातें वो खुद भी बोलता है, सेम बातें वो समझता है, सेम बातें दूसरों को बताता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से उसने जो सीखा है वो उसकी प्रोग्रामिंग है। और उसी के आधार पे वो आगे जीवन में ये भी हटा अपने कर व्यवहार रही हूँ। करता रहता है। अनम्यूट म्यूट रखो भाई सारे। दूसरी बात आती है इस टी शर्ट पहन कर शीशे में से तू नजर आएगा। कुसुम जी, शीशे में नजर आ रहा हाँ कर रही हूँ मैम, कर रही हूँ। है। तो आप किस तरह से अपने आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये हैबिट से। हैबिट भी तो हमारी उसी से बनती है। सुबह सुबह जैसे मान लो कहीं जाना है, अलार्म लगाया, बंद कर दिया, तो हमारी हैबिट बन जाएगी। कुछ दिन अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये हैबिट बन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाएगा कि भाई अलार्म लगाएगा, उठेगा नहीं। तो उसकी हैबिट ही इस तरह से बन जाएगी। फिर कोई बात, कोई अगर किसी मीटिंग को यदि बार बार पोस्टपोन करने की हमारी आदत बन जाए, कोई मीटिंग आई पोस्टपोन कर दी, मीटिंग आई पोस्टपोन कर दी, तो फिर क्या होगा कि करोड़ों का मीटिंग आएगी ना, करोड़ों की भी सेल की या करोड़ों के प्रोग्राम की, तो भी उसको पोस्टपोन कर देंगे। सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है कि चलो फिर कर लेंगे, चलो फिर कर लेंगे, बार 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 ये सब होता है, तो एक आदत बन जाती है। अगर कोई कोई बुरी आदत छोड़ने की भी बात करता है, संकल्प लेता है, नहीं करता है, तो ये भी उसकी आदत बन जाती है, फिर वो नहीं छोड़ पाता है। तो ये सब आदत की वजह से भी। या फिर तीसरी बात है, वो बुक्स कैसी पढ़ी है उसने बचपन में। जैसी उसने बुक्स पढ़ी है तो वो भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में उसका भी प्रभाव होता है, और वही आगे चल करके उसके लाइफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। चौथी बात आती रिलीजन का भी। रिलीजन भी एक परसेप्शन है। अगर कोई जैन है, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो वो क्योंकि इस विषय में उसने कभी सीखा ही नहीं है, तो जो फिल्टर उसका डेवलप हुआ है कि भी नॉन वेज इज नॉट गुड, उनके लिए ऐसा है। और वो हिंसा अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी रखता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग खाते हैं, उनके उनके पास और तरह के विचार हैं फिर। तो रिलीजन भी इसमें बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। तो अब इस तरह से क्या है कि हमारे ये जो गेट कीपर हैं, ये सारी बातें जो प्रोग्रामिंग है, ये सब अ, हमने अपने वो बना रखे हैं, अलग अलग गेट बना रखे हैं, हम उन्हीं के हिसाब से सोचते रहते हैं। तो इनको एक तरफ रख दें तो फिर ये रियलिटी को हम देख पाएंगे। आपका जो ह्यूमन बॉडी है, नॉन वेज खा के उसे प्रोसेस करने के लिए बना है। नॉन वेज खाने वाले कहते हैं ऐसा कि वो नॉन वेज के लिए प्रोसेसिंग के लिए बना है, क्योंकि उनका वो उसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। वो तो ये कहते हैं कि इवोल्यूशन के टाइम पे अनाज तो था ही नहीं, ये फूड चेन बनी हुई थी, नॉन वेज ही खाते थे लोग, तो हमारे शरीर को ऐसा डिजाइनिंग बना हुआ है। ये सब बताते होते हैं। अब क्योंकि हम तो इस विषय में ज्यादा जानते नहीं है, तो नहीं समझ सकते। तो आजकल जो डायबिटीज हो रहा है ज्यादा, डायबिटीज का मेन कारण भी ये बताते हैं कि जैसे वेजिटेरियन आने के बाद में क्या होता है कि हम बार बार मीठा बहुत खा रहे होते हैं। कभी कॉफी ले रहे होते हैं, कभी हम लस्सी पी रहे होते हैं, तो इस प्रकार से ये हो रहा होता है। तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, तो ज्यादा शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन सिक्रेट करता है, उसको फिर जगह जगह प्लेस करता है उसको। तो ब्लड शुगर जो होता है वो भी इसी तरह से अ, बढ़ता चला जाता है फिर। ये प्रोग्रामिंग की वजह से ही होता है। इसी तरह से जो फैट लेते हैं वो भी किस तरह से हमारे फैट में जमा होता है, उसका भी एक इस तरह का कोई सिद्धांत है। अच्छा, एक प्रोग्रामिंग होता है हमारा मूवीज की वजह से भी। जिस प्रकार की हम मूवी देखते हैं, वो भी हमारे अंदर वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग, कोई ना कोई बात को डाल देते हैं, हमारे अंदर वो चीज आ जाती है। जैसे थ्री इडियट मूवी देखी हो किसी ने, या एक था टाइगर देखी हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हो, तो जिस टाइप की मूवी हम देखते हैं उस टाइप का हमारे ऊपर सीखने वाली बहुत सारी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। ये बहुत कुछ सिखाते हैं, लाइफ में जीने का तरीका, सब चीजें बन रही हैं। आपकी कंडीशनिंग, सब चीजों से कंडीशनिंग हो रही है। रिलीजन से भी, बिलीफ से भी, ट्रेनिंग से भी, किताबों से भी, मूवी से भी, और इन सारी चीजों से मिलाकर हमारा फिल्टर बन रहा होता है। तो क्या होता है कि सारा इन चीजों से बन रहा, एनवायरमेंट ही बन रहा होता है सभी चीजों से ही।
कुल मिला के एनवायरनमेंट बन रहा है। और जो लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और मिलता है तो रेसिस्ट करते हैं, फिर वो उसको, उस चीज को वो अपने उस चीज में वो अडोप्ट नहीं कर पाते उस चीज को, तो फिर वो वहां पे ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये थी बात, ये फिल्टर की बात थी। आगे हम चलते हैं। अब अगर डीडीजी समझ में आ गया है तो एक और चीज समझ में आ जाएगी कि लोग करते क्या है। जो भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वो इंसान अपने फिल्टर को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम जिस प्रकार का भी कमेंट करेंगे वो हमारे फिल्टर के अनुरूप ही करेंगे। जिस चश्मे को हम यूज कर रहे हैं वो एक प्रकार से फिल्टर को ही एक्सप्रेस कर रहा है। वो अपना जो नजरिया है, वो नजरिया ही सामने रख रहा होता है। तो दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें कंपेशनेट होना, रहना चाहिए। इवन इन द नेगेटिव बिहेवियर, आप उस सोर्स में चले गए, इसका सोर्स क्या है, ये क्यों कर रहा है। कोई नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो भी उसके सोर्स में जा करके हमें ये जानना चाहिए। इंस्टेड के गुस्सा नहीं आए, गुस्सा ले करने की बजाय उसके सोर्स को देखना चाहिए। जैसे हम लोग अभी अभी सेशन में बैठे हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये हमारा एक फिल्टर है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ नहीं आएगा तो ये चीज होगा, पूछेंगे भी, एक दूसरे से बताएंगे भी, बीच में हम कंट्राडिक्टरी बात भी आ सकती है तो उस पर हम बोल भी सकते हैं। तो ये सब होता है। तो ये इवेंट होती है न्यूट्रल, सारे इवेंट, ये बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब न्यूट्रल होती हैं। आज की डेट में हो क्या रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे इवेंट तो न्यूट्रल है, ये हम जो फिल्टर लगाए उससे हमने उसको चेंज किया है। जैसे अब युद्ध हुआ इजराइल वगैरह में, उनमें तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इवेंट है, बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन क्योंकि हमसे उसका कोई कंसर्न नहीं है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा स्टेट उससे चेंज नहीं हो रहा है। इवेंट तो इवेंट है, स्टेट चेंज क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इवेंट न्यूट्रल है। जब आप इवेंट का चार्ज लेते हो तब आपको फर्क पड़ता है। सबके हाथ, सब हाथ अपने ऐसे करके देखिए, जब हम चार्ज लेते हैं, अपने सिर पे चार्ज लेते हैं, तब हमें उसका फर्क पड़ेगा। अगर जब तक चार्ज नहीं लेंगे उस इवेंट का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज लेने से हम इफेक्टेड होते हैं। अगर कोई चीज, एक छोटी सी चीज है, एग्जाम्पल है, रिलेशनशिप में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में एक लड़की रो रही है बार बार कि ये बंदा जो है ये ठीक नहीं है, और ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है कि फिर वो, उसका जो एक्टिविटी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उसको। जब तक वो रिलेशन में है तब तक उनकी एक एक बात को फील करेंगे, और जब ब्रेकअप हो गया तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्टिविटी से जब फर्क नहीं पड़ता, उसके बोलने को हम न्यूट्रल स्टेट कह सकते हैं। यानी उसका बोलना पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। फर्क कब पड़ रहा है, जब उसको हम चार्ज ले रहे हैं, जब उसको अपने से जोड़ के देख रहे हैं, तब हमें फर्क पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा था कि उसकी हर एक्टिविटी से फर्क पड़ रहा था, और अब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये बातें तभी हमें असर कर रही होती हैं जब हम उसका चार्ज लेते हैं, रिलेशनशिप में हो चाहे किसी भी चीज में हो। जब तक हम उस पर अपने ऊपर चार्ज नहीं लेंगे तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप, मतलब इसका मतलब यही है, हम ये समझ सकते हैं कि जब आपने उस वक्त उस वस्तु से अपने आप को डिटैच कर लिया, जब आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे हो, उस चीज को कहीं भी जैसे उसको देखा वैसा ही उसको समझा, उसको कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है कि काम से नहीं कर रहा है, तो हम किसी बात का हमें दुख नहीं लगेगा। जब हम उससे डिटैच हो जाएंगे तब हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जितना उसको हम अटैच करेंगे उतना फर्क पड़ता है। आपकी स्टेट को रेगुलेट करने के लिए ये एक चीज होती है, क्वेश्चन पूछने की।
क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए हर एक बात पे कि हाउ कैन आई चेंज दिस सिचुएशन। सिचुएशन बनती है तो हम उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अभी एक काम करो सभी, एक विजुअलाइज करना है कि जैसे ये हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, एक गूगल सर्च इंजन की तरह से है। वहां पर जो भी हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर वहां डालेंगे तो वहां पे बहुत सारे जवाब हमें मिलने लगेंगे। यदि हम शांत होकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसका क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब भी मिलता है, और कई सारे जवाब मिलते हैं। कोई क्वेश्चन डाल लें, सॉल्यूशन वहीं पर है। अब जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना है, नया काम शुरू करना है, तो हम अगर आराम से शांत होकर के, डिटेच होकर के, हर चीज की रियलिटी को समझते हुए यदि वहां क्वेश्चन डालते हैं तो हमें बहुत सारे उसके जवाब भी मिलने लगते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे 5 किलो वेट लॉस करना है, तो हाउ टू लूज 5 kg वेट, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछती हूँ क्वेश्चन, तो जरूर रास्ते मिलेंगे कि भाई योगा करो, डाइट कम करो, अपने आप ही बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। यानी बहुत कुछ प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर, और उसी प्रोग्रामिंग की वजह से हमें सारे जवाब मिल जाते हैं, और हम यूनिवर्स से भी जुड़े हुए हैं। इससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है इस चीज का। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो बुद्धि है, आपके पास वो बुद्धि नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करे, ऐसा जैसा मैं चाहूं वैसा ही करे, वैसा ही आंसर मिले। तो इस तरह से नहीं होता है। बुद्धि अपना काम करती है, माइंड अपना काम करता है। माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बुद्धि जो है उसको फिर से एक डिसीजन लेने के लायक बनाती है। बुद्धि से वो डिसीजन ले सकता है। और जो भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, वो 3 प्लेसेस पर ही है। कोई बता सकता है कौन कौन से 3 प्लेस हैं जिस पर हमारी प्रॉब्लम होती है? कौन कौन से 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रॉब्लम के 3 ही स्थान हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। पास्ट हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपका प्रेजेंट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और प्रॉपर कोपिंग मैकेनिज्म लगा करके फ्यूचर को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो। ये प्रॉब्लम के ये कारण है कि पास्ट जो हो गया प्रॉब्लमेटिक था, प्रेजेंट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, और ऐसा मैकेनिज्म लगा करके फ्यूचर को भी नहीं बना पा रहे हो, तब प्रॉब्लम है। और जो आपका कॉन्शियस में है वो प्रेजेंट है, जो कॉन्शियस से निकल गया वो पास्ट है, और जो कॉन्शियस में आने वाला है वो फ्यूचर है। अब प्रेजेंट के लिए समझना है हमने। अब प्रेजेंट को लिख के देखो एक बार। प्रेजेंट को लिखे, प्री के बाद थोड़ा स्पेस करके लिखे, प्री सेंट। प्रेजेंट का क्या बना दिया हमने? प्री सेंट। कि प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट भी तो पहले से ही हमारे द्वारा ही बनी हुई कोई चीज है। हमने पहले ही जो कर्म के जो कर्म के जो पॉइंट्स भेजे थे पास्ट में, वही हमारा प्रेजेंट है। प्रीसेंट वो भी पहले से ही भेजा हुआ है, वो ही प्रेजेंट है, जो पुराने कर्मों का ही रिजल्ट है। अगर मैं 2 साल पहले से ही जंक फूड खा रही हूँ, और कुछ बिना ही सोचे समझे अपना खुराक ले रही हूँ, योगा वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो हैवी वेट तो होगा, बीमारी भी आएंगी। आज हेल्थ की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं मेरी पास्ट की ही बिहेवियर रहा है, उसी की वजह से है। तो खान पान जब सही नहीं है तो कोई ना कोई तो परिणाम उसका हेल्थ में आएगा। अगर मैं पास्ट में मनी को लेकर के कोई डिसीजन लिया था, गलत डिसीजन हो गया था पैसे को लेकर के, तो आज फिर वो ब्रोकन कंडीशन में मैं आ गई हूँ। अगर पैसे को लेकर डिसीजन ठीक हुआ होता, पैसे को सही इन्वेस्ट किया होता, सही ढंग से उसको यूज किया होता, तो शायद वो कंडीशन ना आती। इसी प्रकार से अगर रिलेशनशिप में भी कोई कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज का रिलेशनशिप मेरा प्रॉब्लम में है,
आज कोई भी डैमेज है वो टाइम के साथ ही हुआ है, एकदम से वो नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का डैमेज। क्योंकि 4 एरियाज की हम बात करते हैं हमेशा, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, मनी और करियर की। हर बार हम वही 4 एरिया लेके आ जाते हैं क्योंकि यही हमारे जीवन को बना रहे हैं। तो सभी के अंदर कोई न कोई हमारा डिसीजन ऐसा रहा है जिससे हमारा प्रेजेंट बना हुआ है। प्रेजेंट कम्स फ्रॉम द पास्ट ओनली। क्लियर है ये बात? तो सबको क्लियर है ये बात कि प्रेजेंट तो पास्ट से ही बन रहा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। इसको हम यहाँ पे एनएलपी में किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। वो कोई ना कोई रिजल्ट है या रियलिटी है, बस दो ही बातों में देखेंगे, रिजल्ट और रियलिटी में। तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। आपका जो पास्ट है, आप उसको आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। उसको हर जगह में टाइमलाइन में ठीक कर दो या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पास्ट में जो हुआ हम उसको ठीक तो नहीं कर पाएंगे, कोई टाइमलाइन ऐसा है ही नहीं कि हम पास्ट में जाके ठीक कर दें। तो हमें क्या करना है फिर? मैनेज करना है प्रेजेंट को। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। पास्ट को तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है। जो हो गया वो हो गया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो फ्यूचर को बेटर करना है। तो उसके लिए क्या होगा? प्रेजेंट में कर्म सही करने पड़ेंगे तो फ्यूचर बेटर हो सकता है। फ्यूचर बनेगा सही। आपकी लाइफ में किसी ने पास्ट को बर्बाद कर दिया और प्रेजेंट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है जो आपके हाथ में है कि उसको आप ठीक कर सकते हो। और फ्यूचर की जिम्मेवारी भी खुद ले सकते हो। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सभी को कि फ्यूचर को तो हम कर सकते हैं अगर हम समझदारी से स्टेप लेते हैं कोई भी तो। और हम क्या कर रहे हैं कि पास्ट की बातों को ले करके हमारा वर्तमान खराब कर लिया। वर्तमान खराब कर लिया तो ये भी नहीं देख रहे कि इससे फ्यूचर बन रहा है हमारा, वो भी खराब हो रहा है फिर। अब इसका हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। घर में या ऑफिस में एक चूहा मर गया। घर में या ऑफिस में एक चूहा मर गया है और आप क्या करते हो? रूम फ्रेशनर ला करके मार देते हो। तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम सोल्व हो रही है उस बात से? नहीं हो रही है। टेम्परेरी रूम फ्रेशनर का तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद फिर स्मेल आएगी। और अभी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मरे हुए चूहे फाइलों में पड़े हुए हैं। और हम क्या करते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टम है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम मान लो कोई ब्रेकअप हुआ। क्यों हुआ? कि रोज वो दारू पी रहा था, रोज ही जैसे बहुत गलत बिहेव हो रहा था। तो सिम्टम ट्रीटमेंट कर लिया, मतलब कि उस टाइम के लिए कॉन्शियस माइंड हट जाएगा और पेन की फीलिंग नहीं आएगी। वो सिम्टम है। जो दारू पीने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि दारू पी लेते हैं, कोई ना कोई ब्रेकअप हो गया या कोई ना कोई नुकसान हो गया, उससे बचने के लिए वो पी रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो वो अपने माइंड को सुन्न करके उससे बच जाएंगे, लेकिन फिर से वो सिम्टम आएगा। इसी तरह हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, यू कैन सोल्व, यू कैन मैंने मैनेज भी कर सकते हो। चूहे को फेंक सकते हो। चूहा जो मर गया है, जो भी पास्ट में जो घटना है वो एक चूहा है, वो मर गया है। जिंदा नहीं कर सकते उसको। उसको फाइंड करके उसको फेंक सकते हैं। पास्ट को चेंज करना मतलब उस चूहे को जिंदा करना, वो तो होगा नहीं। एक्सीडेंट हो गया, चूहा मर गया। आपकी लाइफ में कोई पास्ट को एक्सेप्ट करके बाहर फेंक दें, यानी वो चूहे को बाहर फेंक दें, तो असर खत्म हो सकता है। तो आज उसको पहचानने की जरूरत है कि वो कहाँ पर है। आपका अगर आज बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम है तो वो पास्ट से ही चलता आ रहा है। पास्ट में ही कोई मरे हुए चूहे या प्रेजेंट में डैमेज कर रहे हैं हमें लोग। तो ये जो चूहे वाला एग्जाम्पल है उससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं अपनी लाइफ को। आपका जो पास्ट है, नेगेटिव कंडीशनिंग है, आपके अंदर कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, तो हम एक धारणा बना लेते हैं कि सब ऐसा ही है, सब लड़के ऐसे ही हैं, सब लड़कियां ऐसी ही हैं। तो कितना प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में कि फ्यूचर अच्छा हो जाएगा? यदि हम एक धारणा बना ली हमने, पास्ट का चूहा तो हमने फेंका नहीं, रिस्टोर करके
और हमने एक धारणा बना ली कि ऐसा ही होता है बस। तो क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ठीक कर पाएंगे हम? आप बताइए, क्या कर कर पाएंगे फ्यूचर को ठीक? नहीं कर नहीं पाएंगे। कर। यदि हम ऐसा ही सोच के चलते रहे तो फ्यूचर को नहीं ठीक कर पाएंगे। बिजनेस में कोई लॉस हो गया, कोई नैरेटिव ऐसा आ गया कि पास्ट में कोई बिजनेस में कोई धोखा हो गया या कोई गलतियां हो गई, और उसको हम ये सोच लें कि बिजनेस तो मेरे बस की बात ही नहीं है, बिजनेस तो ऐसे ही होता है, बिजनेस मैं ठीक कर ही नहीं सकता। तो कितनी संभावना है कि फ्यूचर में आप बिजनेस कर पाएंगे? जब थॉट प्रोसेस में ये आ गया कि बिजनेस नहीं हो सकता, या बिजनेस में तो मतलब ज्यादा फायदा है ही नहीं, तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे हम, जब एक हमने नैरेटिव बना लिया। अब बचपन में कोई पैसे के संबंध में हमने कुछ ऐसी नेगेटिव बातें सुन ली कि भी पैसा तो विघन की जड़ है, पैसा तो बेकार है, पैसा तो बेईमानी से आता है, पैसा तो घमंड करा देता है, कुछ भी पैसे के बारे में जो भी नैरेटिव हमारे समाज में चलते रहते हैं वो हम सुनते रहते हैं, और वो हमारे अंदर में चल रहा है। तो कितनी चांसेस हैं कि हम पैसा कमा पाएंगे, या पैसे के प्रति हम आकर्षित हो पाएंगे? ज्यादा चांस नहीं है फिर कि हम आगे फ्यूचर में पैसा कुछ ज्यादा कमा पाएंगे। तो कोई भी पर्सन अच्छा या बुरा नहीं होता, पर्सन के जो परसेप्शंस हैं, उसको वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी जो बातें हैं, ये साइंस है ये। एक पर्सन एक्सट्रीम पेन में, मतलब मान के चलो एक्सट्रीम पेन है, बहुत बड़ा हादसा हो गया उसकी लाइफ में, वो पर्सन क्या कर रहा है? वो ड्रिंक कर रहा है। वो ड्रिंक कर रहा है, कहते सही कर रहा है। अब कई लोग कहते सही कर रहा है क्योंकि अ, अगर ड्रिंक करना वैसे तो खराब आदत है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो गया उसके लाइफ में, यदि वो ना करे तो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है उसको। तो इससे बचने के लिए, मान लो पहले भी करता रहता था, उसने आज भी कर ली, तो उस वक्त वो ठीक है, कम से कम उस वक्त कॉन्शियस माइंड उसका सो जाएगा, तो वो जो और बड़ा नुकसान होने वाला था उससे बच सकता है। तो ये एक बात आती है कई बार कि बड़े नुकसान के अंदर कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है, फिर हम उसके व्यक्ति के बारे में कुछ गलत धारणा बना लें कि ये तो ड्रिंकर है, ये तो ये है। तो वो स्थिति देखनी पड़ती है, किस स्थिति में वो हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, वो हमें सोचनी पड़ती है। हम लोग ज्यादा अच्छा या बुरा बोल देते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। जैसे कई बार कहते हैं बंदूक बुरी है। अब बंदूक बुरी है, किसी को मर्डर करना बुरा है, लेकिन जो सीमाएं हैं उनके ऊपर तो रोज ही मर रहे हैं, रोज ही मार रहे हैं, वहां पे तो हम उनको ज्यादा बुरा नहीं कहते। किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो रहा है, वो देखने की चीज है। कोई क्रिमिनल है, कोई सीरियल किलर है, कोई मारता जा रहा है लोगों को, अगर उसको कोई मार देता है तो वो बुरा नहीं है। तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट देखने की बात आ जाती है। हम लोगों को जाके ये समझना पड़ता है कि भी कॉन्टेक्स्ट क्या है, परिस्थिति क्या है, रियलिटी क्या है। किसी को अच्छा या बुरा कहने से पहले हमें उस कॉन्टेक्स्ट को, उस रियलिटी को जरूर समझना है। कई बार क्या होता है कि हम खुद को बड़ा वो समझने लग जाते हैं, भाई हम खुद तो बहुत बड़े दिमाग वाले हैं, बहुत बड़ी तोप हैं कोई, और ये जो भगवान जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा हम सोच लेते हैं बहुत सारा, गॉड को भी ऐसे ही समझ लेते हैं कि कई तो विश्वास ही नहीं करते हैं भगवान। इस माइंड, ये जो हमारा जो माइंड है, सबसे बड़ी जो क्रिएशन है, हम माइंड को समझ लेते हैं, भगवान ने जो बनाया है उसको हम इतना समझते हैं, वास्तव में उसमें है भी बहुत पावर माइंड के अंदर। माइंड में इतनी पावर है कि हम जस्ट कहते हैं क्वेश्चन उसमें डालोगे तो आंसर मिलने लग जाएगा। इतनी पावर माइंड के अंदर भगवान ने दी हुई है। तो आप सब भी इस बात को देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन डालो और सो जाओ, आपको उसका आंसर मिलने लगता है। इतनी पावर उसमें माइंड में दी हुई है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन भी पूछेंगे तो इस ढंग से पूछने होंगे। अब मान लो किसी को लोन है 2-3 करोड़ का, और वो पूछे कि लोन कैसे उतारूं, तो उसका प्रॉपर आपको आंसर नहीं मिलेगा कैसे उतारूं। अगर आप ये पूछेंगे कि मैं 2 करोड़ कैसे कमाऊं ताकि लोन उतर जाए, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। तो यानी क्वेश्चन पूछने का भी हमें एक बड़ा बुद्धि से सोच करके हमें करना होता है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में तो फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे इशू अनरिजोल्व हैं।
अभी वो इशू रिजोल्व नहीं हुए हैं, अनफिनिश्ड एजेंडा है। वो एजेंडा कोर्ट में चल रहा है, कुछ फाइलों में चल रहा है, कुछ केस में चल रहा है, कुछ लाइफ में चल रहा है, और उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अपना सबकॉन्शियस माइंड को बहुत लाइट रखना है। जहां सॉल्यूशन चाहिए वहां सोचना है किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। और ये एक हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को यदि हम सोच करके वहां सीरियसली एक बड़े ही ध्यान से यदि हम उस काम को करते हैं तो हमें उसके सॉल्यूशन मिलते हैं। अभी आप ये प्रैक्टिकल ये भी सोच के भी देख सकते हो कि मान लीजिए आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और वहां पे आप वो क्वेश्चन लिखो जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। यदि आप अपने जैसे टाइप करते हैं वैसे ही आंखें बंद करके आपके सामने समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक लैपटॉप की तरह से पड़ा हुआ है, वहां पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि ये क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर चाहिए, और फिर आप रिलैक्स होके बैठो, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेंगे। अभी आप करके देखो, डाल के छोड़ दो, फिर आंसर मिलेंगे। अभी आप ये प्रैक्टिकल ऐसे आंख बंद करके और खट खट करके और छोड़ दो क्वेश्चन को। ये प्रैक्टिस करके देखो। और यहाँ पे लॉजिकल ब्रेन यूज नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन डाल देना है। ओके, वापस। तो ये सीक्रेट है, ब्रह्मांड में हर चीज का सॉल्यूशन है। बस हमें उसको प्रॉब्लम को सही ढंग से रिसीव करना, रियलिटी को समझना, और फिर उसका सॉल्यूशन मांगना आना चाहिए, तो हर चीज का सॉल्यूशन हो जाता है। हम उसको डीडीजी लगा करके, फिल्टर लगा करके उसको हम चेंज ना करें, उसको हम अदर वे ना हो जाए, तो पॉसिबल है। क्योंकि अ, अच्छा, किसी को वो आंसर जल्दी मिल सकता है, किसी को देर में मिल सकता है। अब क्यों, इसका भी कारण है। क्योंकि जब आप इस तरह का यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बना के रहते हो, और उसमें वो ट्यूनिंग आपकी बनी हुई है पहले से, सर्च इंजन पे बार बार आपने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फट से उसके रिस्पॉन्स आने लगते हैं। और यदि आप वो ट्यूनिंग नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर सॉल्यूशन। आपका लैपटॉप पुराना है, डेस्कटॉप पुराना है, तो भी टाइम लग सकता है। यानी जितनी जितनी जिसकी जैसी स्टेट है, उस हिसाब से ये सारा काम चल रहे होते हैं। अगर आपका लैपटॉप एकदम बिल्कुल नया है, सॉलिड है, और आपकी ट्यूनिंग भी ठीक है, सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल अपडेटेड है, और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो खट से आंसर भी मिलेगा। ये भी आपको ट्यूनिंग बनानी ईश्वर से, जो है ना, यूनिवर्स के साथ। तो ऊपर जो यूनिवर्स में जो हो रहा है वो बहुत जबरदस्त है। ब्रह्मांड के साथ कोई भी चीज आप पूछते हैं उसका आंसर मिल जाता है। तो ये दो काम हम करते होते हैं कि हम किस तरह से एक ट्यूनिंग बना के रखते हैं, और एक रीच बना के रखते हैं, तो ये सब होता है। मान लो कि लाइफ में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, वो है फ्यूचर। अपनी लाइफ में ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या होता है, कोई भी पर्सन, आज जितने भी हम हैं सब के सब, हम क्यों सारे काम कर रहे हैं, क्यों सुबह जल्दी उठते हैं, क्यों हम आगे चलते रहते हैं, नए नई चीजें सीखते रहते हैं, नए नए काम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? सब फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हम फ्यूचर को बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए करते रहते हैं। ये हम सब कोर्स कर रहे हैं, तो नई लर्निंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटर बनना चाह रहे हैं। कोई रीजन और है ही नहीं। कोई हम जिम जाते हैं, कोई हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, किस लिए? बेटर बनने के लिए। हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, तो सब किस लिए हैं? फ्यूचर को ठीक करने के लिए हैं। और जिस दिन आप अपना फ्यूचर देखना बंद कर देते हैं, तो वो आपका सबसे खतरनाक टाइम आता है लाइफ में। जब हम अपना फ्यूचर देखना बंद कर देते हैं, पास्ट में जितना प्रॉब्लम हो, खत्म।
पास्ट की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि पास्ट तो खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट में जितनी प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं। लेकिन एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप फ्यूचर देखना बंद करते हैं। जब फ्यूचर देखना बंद करते हैं तो आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो बोलते हैं एग्जिट मोड ऑन करो। जब फ्यूचर देखना बंद कर दिया हमने तो हमारे न्यूरॉन्स क्या बोलेंगे, अब उसका कोई काम नहीं है, इसका एग्जिट मोड ऑन करो। मैं ऑलरेडी ये बात हम कर चुके हैं कि हमारे जो सेल हैं वो लाइफ के लिए भी डिजाइन है और डेथ के लिए भी डिजाइन है। जीवन और मृत्यु दोनों के लिए हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है पहले से ही। जीवन है तो मौत भी है, सब कुछ है। जैसे ही फ्यूचर देखना बंद करेंगे हमारे न्यूरॉन्स कहेंगे कि भाई अब ये जाने की तैयारी में है, फ्यूचर तो दिख नहीं रहा इसको, इसका फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं। तो वो कई बार क्या होता है डायरेक्टली फिर वो निकल जाते हैं, या तो कोई डेथ का टाइम ही आ जाता है या फिर सुसाइड कर लेता है, वो तुरंत फिर चला जाता है। दूसरी बात, ये तो पहला नंबर एक इस तरह से होता है उसका एंड। फिर दूसरा क्या है, सुसाइड तो नहीं करता लेकिन सुसाइडल थॉट लाता रहता है दिमाग में। वो फिर सुसाइडल थॉट लाता है। वो सुसाइडल थॉट क्या लाएगा, दुनिया से डिटैचमेंट। I don't want. हमने बात करी थी इस विषय में एक दिन, I'll keep there. कि वो फिर ऐसे थॉट ले आएगा बिल्कुल डिटैचमेंट के, और भाई मटेरियलिस्टिक थिंग से बिल्कुल डिटैच हो जाएगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा कहेगा भाई क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया, लाइफ में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बिजनेस में लॉस हो जाए तो भी कोई बात मैम, नहीं। सुदेश मैम माइक म्यूट कीजिए ना सबके। हम्म, चलिए कर दिए, ठीक है। हाँ, तो फिर ये होता है कि वो दुनियादारी से सबसे डिटैच होकर के उदासी भरी बातें करनी शुरू कर देता है। तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा क्या फर्ज बनेगा, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा हमें दिखता है तो हमारा फर्ज बनेगा कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उसके अंदर एक होप जगाई जाए। उसका जो एग्जिट मोड ऑन हो गया है, तो ये समझ करके उसको हमें साथ दे करके थोड़ा सा इसको ठीक, जो सीधा ना चला जाए इस मौत की तरफ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए कंपेशनेट होना पड़ता है। तो फिर क्या हम करेंगे, क्या उसे उसके साथ उसको घुमाने लेके जाएंगे, उसको मूवी वगैरह दिखाएंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। दुनिया की कोई भी अच्छी चीज है वो उसे दिखाएंगे, उसे एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो इस तरह से उसको फिर उसकी उदासी खत्म करने के लिए प्रयास करते रहेंगे कि उस पर्सन के अंदर जो बटन दब गया है एग्जिट मोड का, वो किस तरह से हम वापस करें। इसलिए प्रयास करना, केयरफुल होना जरूरी है। तो जो डायरेक्ट चले जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो नहीं जाते हैं और इस मोड में भी ज्यादा दिन रह जाते हैं, तो वो फिर क्या है, उनके शरीर में कोई ना कोई चेंजेज आते हैं फिर। अभी माइंड बॉडी आर वन, ये हमने पढ़ी थी बात, कि ज्यादा दिन माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट चला उसकी वजह से शरीर में फिर क्या शुरू हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज आ जाएंगी, फिर कैंसर आ गया, सडन हार्ट अटैक आ गया है, या फिर कोई एक्सीडेंट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, या फिर कोई और कोई नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें गलत तरीके से होनी शुरू हो जाती हैं, और वो ऐसे ही बोलता रहता है जिंदगी है बस ऐसे ही कट रही है, निराशावादी बातें चलती रहती हैं। तो आप अपने न्यूरॉन्स को एग्जिट मोड के लिए स्विच को ऑन कर लेते हैं हम लोग खुद ही। जब हम ये समझ गए इस बात को, तो इस तरह की बातें यदि आती हैं तो इसका यही मतलब निकलता है कि हमने अपने न्यूरॉन्स में एग्जिट मोड का स्विच ऑन कर लिया है। ठीक है, ये बात यहाँ तक सब ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है बड़ा ही खतरनाक पॉइंट होता है जीवन के लिए, और ये चेंज चेंज भी हो सकता है। एनएलपी के अंदर हम इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह की टेक्निक्स इसमें आती हैं, माइंड को ट्रेन करने की, सोच को कैसे ट्रेन किया जाता है, सभी इस चीज में कुछ टेक्निक्स के द्वारा हो जाता है। अभी हम सिर्फ ये नोट्स भी बनाते रहेंगे तो भी हमें
जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई हमें आंसर मिल जाएगा कि प्रॉब्लम चल रही है तो क्या करें अब हम। चिंता को दूर भगाना होता है कुछ, ये एक्चुअली इस तरह से सही बोलने से भी बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम अपना जो ये बोल बोल रहे हैं इनको भी चेंज कर लें, हम बोल नेगेटिव ना बोलें, तो भी हमारे जीवन में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एग्जिट मोड मतलब कि दुनिया से जाने का रास्ता, आपका न्यूरॉन्स जो है वो इस तरह का डेवलपमेंट कर देता है फ्यूचर देखना जब बंद होता है तो। और जब फ्यूचर देखना बंद होता है तो कुछ ना कुछ, कई तो लड़ते लड़ते भी सुसाइड कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं जीने का। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन अपने आप को हम अपनी शारीरिक परिस्थिति को चेंज करें, हमारे बोल जो नैरेटिव्स हैं हमारे जो बोल रहे हैं उनको हम चेंज करें, तो हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्शियस लेवल में अगर हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं और अंदर में चेंज होने की जिज्ञासा रखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो हम पावरफुल हो जाते हैं। और अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति के अंदर पूरा चेंज तो हमें चेंज करने की पावर नहीं मिली हुई है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक इग्नाइट, एक स्पार्क तो लगा सकते हैं। कोई ना कोई बात तो ऐसी समझा सकते हैं जिससे वो इस नेगेटिव मोड से निकल जाए, इस एग्जिट मोड वाले थॉट से निकल जाए। आप उसके अंदर एक जिज्ञासा क्रिएट कर सकते हैं, होप क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ वो चेंज हो सकता है। तो फिर इस प्रकार से वो उसमें हम उसको एग्जिट मोड से थोड़ा निकाल सकते हैं। ये टूल्स एंड टेक्निक एनएलपी में हमें मिलते हैं। अब कोई कहता है कि भी कितना ही कोशिश करो कोई समझता ही नहीं है, एक ये भी बात आती है। कोई ज्यादा ही इस तरह से हमारे आसपास ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे कि जो किसी की समझते ही नहीं है, कोई कितना ही समझा लो मानते तो है नहीं उस बात को। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा उसके अंदर पहले वो अ, बात जनरेट करनी पड़ेगी, वरना तो क्या होगा, माचिस लगाई और पानी में डाल दी, वो इग्नाइट स्पार्क हुआ ही नहीं उसके अंदर। ब्रेन में एग्जिट मोड का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, यदि वो स्विच ऑन नहीं करना है, जब तक वो आप बटन ऑन नहीं करोगे तो एग्जिट मोड की तरफ नहीं जाओगे। यदि कर लिया है तो फिर वो बटन आपके हाथ नहीं है। फिर उसके लिए कुछ ड्रीम जनरेशन एक डिफरेंट टाइप से करना होता है, और डी जनरेशन का कारण कुछ और है, ड्रीम जनरेशन का कुछ और है। देखो, ड्रीम जनरेशन और डी जनरेशन, उसके अंदर डी जनरेशन हो गया, और हमें उसे में क्या करना है, ड्रीम जनरेशन करना है। आप अगर ये देखो, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उनके पॉजिटिव गोल ले लो। उनके जीवन के लिए कोई पॉजिटिव गोल उनको दिया जा सकता है कि भी ये करना है आपने, तो तबीयत ठीक होने लगती है। जैसे हम भी अगर बीमार होते हैं, हमारे कोई गोल दिखता है हमें कि हमें तो वो काम करना है, यानी जैसे मान लीजिए कोई तबीयत ही खराब है, घर में है शादी, बेटी की शादी है, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, हमें बीमार होने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि गोल है हमारे पास, तो वो काम जरूरी है करना। तो अपने आप तबीयत भी ठीक होने लग जाती है। बड़ा गोल ले लें तो उसके पीछे फिर तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कुछ एनर्जेटिक गोल ले लें, कुछ और फ्यूचर को अच्छे से देखने लग जाएं, तो बीमारियां उससे मिटने लगती हैं। एवरीथिंग, हर चीज जो है एनर्जी है। जो हम अपने, जो हमारी सोच है वो भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्रिएट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी। जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही को हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। बीमारी एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है जो बॉडी में अट्रैक्ट हुई है। जैसी एनर्जी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। कुछ कुछ आपने ये भी सुना होगा कि कैंसर का फोर्थ स्टेज भी कई बार रिवर्स हो जाता है, आसपास ऐसा भी देखा होगा, क्योंकि उनके अंदर खुद की विल पावर जाग जाती है, खुद जीने की तमन्ना या कुछ गोल नजर आ जाता है, तो उधर की तरफ ध्यान हो जाता है। अब ये सीक्रेट मूवी में ऐसा भी केस था, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, और उसमें वो एक तो व्यक्ति था बिल्कुल ही काफी टूट फूट हो गई थी, लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो कुछ स्पोर्ट्समैन मिलने चले गए उससे, और उन स्पोर्ट्समैन ने कुछ इस प्रकार की डिजायर पैदा कर दी कि वो बच गया फिर। ये कोई सच्ची घटना है, सीक्रेट मूवी के अंदर ये एक वर्णन आता है इसमें। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हम समझा रहे होते हैं, समझाते हैं फ्यूचर में, समझाते तो फ्यूचर में जाके चेंज हो जाता है, अभी नहीं समझता तो बाद में वो समझता है फिर।
बच्चों को हम समझाते हैं, अभी तो समझते नहीं, पर बाद में समझते हैं फिर वो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इरिटेट होते हैं तो हमारा स्टेज चेंज हो जाता है। हम किसी को समझाते हैं, वो समझता है नहीं, उसके साथ फिर डिटैचमेंट करने के लिए हम फिर डिटैच महसूस करते हैं उससे। तो डोंट डिटैच विद दैट थिंग, यू जस्ट डू योर थिंग्स, तुम अपना काम करो, उसके साथ ज्यादा अटैच होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर आपको कहना तो पड़ेगा, अगर कोई बात ऐसी है जहां पे कहना है तो कहना है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना फ्यूचर को लेकर के, कि फ्यूचर जब डार्क दिखता है तो किस किस तरह से हमें लगता है, और फ्यूचर जब ब्राइट दिखता है तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। मैम, वो अभी आपने एक प्रोसेस बताया था ना, थॉट्स, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, वो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, एनर्जी जो है, हर चीज एनर्जी है, ये बता रही थी मैं, कि हर चीज यहाँ पे एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन क्रिएट फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी। पास्ट को कैसे ठीक करना है, प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है, फ्यूचर को कैसे ठीक करना है, ये हमें अब इसकी टेक्निक है, क्योंकि पास्ट को तो कुछ कर नहीं सकता कोई भी, उससे तो हमें सिर्फ क्या करना है, सीख लेनी है, और प्रेजेंट को एम्पावर करना है, और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है। तो वो भी इसी के अंदर आएगा क्या? इसी में ही है सारा कुछ ये। तो आपका जो लॉजिकल लॉजिकल ब्रेन के लिए जो है, ठीक करने के लिए टेक्निक है, तो फिर वो लॉजिकल ब्रेन अपना मानने लगता है, रेसिस्ट नहीं करता। क्योंकि मेडिटेशन की टेक्निक है, मेडिटेशन लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? कई बार देखो, ये लोग, ये सुनने में आता है कि मेडिटेशन होता नहीं है हमसे। मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो टेक्निक का लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। मैं टेक्निक क्यों करना है मेडिटेशन, उसका लॉजिक क्या है, वो समझ में नहीं आता। आपका ब्रेन को वो सेटिस्फाई नहीं करता है कि ये टेक्निक मेरे को काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आप अभी तक मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि रिजल्ट किस तरह से आएगा? रिजल्ट टेक्निक से आएगा। अगर किसी को हेल्प करना है और कोई कोचिंग करना चाहता है, थ्योरी को याद रखेंगे, थ्योरी याद नहीं रहेगी इतनी, तो टेक्निक करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। यानी टेक्निक बहुत यूजफुल है, प्रैक्टिकल बहुत यूजफुल है। हमारी बॉडी में जो डिजीज होता है बेसिकली वो किन बातों से आता है? तीन बातें हैं, F3 मोड से। जो भी शरीर में डिजीज आई, वो तीन बातों से आती हैं, F3 मोड से। F3 मोड क्या था, ये भी अपने पहले उसमें शुरू के जो 2 दिन थे उनमें आया था F3 मोड, फ्रीज, फाइट और फ्लाइट। क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर कुछ नेगेटिव चीज होती है, लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज हुआ तो ये क्या करता है कि उसके अंदर उस टाइप का हार्मोन बनने लगता है, जो भी नेगेटिव चीज होती है उस टाइप का हार्मोन बनने लगता है। तो अब जब वो हार्मोन बनता है तो F3 मोड ऑन हो जाता है उसका। F3 मोड, एफ में से या तो फ्रीज, या फाइट, या फ्लाइट। या तो वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, या वो लड़ेगा, या भाग जाएगा। ये तीन चीज होते हैं। तो जब ये तीन चीज होते हैं, तो यहाँ अपने यहाँ पे हाथ रखेंगे सभी माथे पर। ये जो इंटेलिजेंस है, अपन न्यूरो कॉर्टेक्स जो ब्रेन है, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही ये तीन चीज F3 आया, तो आप इन अपने ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो उसको वो रीजनिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन से जब डिस्कनेक्ट हुए तो रीजनिंग खत्म। कभी कभी ऐसा लाइफ में होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी कभी होता है ना लाइफ में कि हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। डिसीजन नहीं लेने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन लेते कैसे हैं।
क्योंकि डिसीजन एक बार लेने के बाद फिर करना है। डिसीजन कैसे लेना है ये नहीं समझ में आ रहा तो हम नहीं ले पाते, क्योंकि ले लिया डिसीजन तो फिर एक्शन में आना होता है, फिर करना होता है। क्योंकि डिसीजन एक बार ले लिया तो फिर एक्शन में देर नहीं लगती है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है, मेंटली या रियल में भी हो सकता है कि जो वो बुद्धि वाला पार्ट है, नियो कॉर्टेक्स ब्रेन से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उसके लिए रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मुझे बुद्धि से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले F3 मोड को खत्म करना होगा। क्योंकि डिसीजन का काम कौन करता है? बुद्धि। माइंड में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन बुद्धि ही है जो डिसीजन करवाती है। F3 मोड में क्या होता है, आपका जो ब्लड है, नियो कॉर्टेक्स जो ब्रेन है उसमें जाता नहीं है। F3 जब होता है, F3 याद याद रखना हमेशा, F3 क्या क्या है? फ्रीज, फ्लाइट, फाइट। जब हम डर के मारे चुप हो गए, या फिर हम लड़ने लग गए, या फिर हम भाग गए, ये तीनों जो परिस्थितियां हैं, इन तीनों के अंदर हमारा कनेक्शन इससे, इंटेलिजेंस से खत्म हो जाता है। ब्लड यहाँ जाता ही नहीं है फिर वो। क्योंकि आप सोचो, गुस्सा हो रहे हो तो ब्लड कहाँ जाएगा फिर? गुस्से में, गुस्से की एक्टिंग करके देखना जरा एक बार, गुस्से में फिर ब्लड कहाँ जा रहा है? गुस्से गुस्से में क्या क्या होता है शरीर में? सांस तेज चलेंगे, चला के देखना सांस तेज, एकदम से यूं सांस हो जाएंगे, फूल जाएंगे सांस, तो ब्लड तो फिर वहां जा रहा है, आपकी सांसों को तेज करने में जा रहा है। या फिर आप गुस्सा आ रहा है तो आप आपके मुट्ठी टाइट हो रही है, आपको बहुत बॉडी में टेंशन आ रही है, तो वो ब्रेन फिर वहां जा रहा है आपका। स्किन टाइट हो रही है, हार्ट में पंपिंग ज्यादा हो रही है, हैवीनेस फीलिंग हो रही है, तो फिर ब्लड वहां जा रहा होता है। हर एक इमोशन का एक स्ट्रक्चर है, तो ब्लड वही काम करता है, आपके ब्रेन की तरफ नहीं जा पाता है। जैसे अगर खाना खाया है तो डाइजेशन की तरफ जाता है, तो खाने के बाद फिर काम करने का जैसे मन नहीं करता। तो ये सिस्टम है हमारे शरीर के सारे, तो वहां जा रहा होता है। सेम वे लाइफ में जब F3 मोड ऑन हो जाता है तो ब्लड वहां जाता है, इसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे F3 मोड ऑन हो गया तो हाथ पैर में ब्लड ज्यादा जाएगा। तो जो लोग F3 मोड में ज्यादा रहते हैं उनको सेंट्रल ओबेसिटी होता है। ये बात मुझे भी अभी पता चली है, जब ये NLP करते वक्त सीखा कि सेंट्रल ओबेसिटी किसको होता है? जो ज्यादातर F3 मोड में रहते हैं। यानी या तो कोई न कोई किसी बात के लिए चुप्पी साधे रहेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, या फिर लड़ेंगे, या फिर भाग लेंगे प्रॉब्लम से। जब ये तीन मोड ऑन होते हैं तो उसको सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है। मतलब हाथ पैर में वेट नहीं बढ़ेगा, खाली पेट पेट बढ़ने लगता है। यानी पेट निकल रहा है, वो व्यक्ति ये भी सोचता है कि मैं ज्यादा खाना तो नहीं खा रहा, लेकिन पेट क्यों निकल रहा है? वो इसीलिए निकल रहा है कि आपका जो F3 मोड ऑन है, तो आपकी जो बुद्धि से कनेक्शन कटा हुआ है, वो ब्लड जो है वो सही ढंग से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादातर स्ट्रेस में रह रहे हो। स्ट्रेस जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी का कारण है। क्लियर हुआ ये बात? कुसुम जी, सेंट्रल ओबेसिटी का कारण हमारा स्ट्रेस है, उसकी वजह से हम सब में ये होता रहता है। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो एक चीज होता है कि अचानक कोई न्यूज आ गई, कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो और आपके साथ कोई आप दौड़ने कोई दौड़ के चला गया, पैसा मांगने आ गया, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती है। और इसके क्रिएट होते ही हार्मोन सीक्रेट होता है जो इस टाइप का इम्पल्स पैदा करेगा, नेगेटिव। बेसिकली वो एड्रिनलिन है जो इस प्रकार का सीक्रेशन होता है। और कार्टिजल्स, ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि वो फ्रीज कर देते हैं। यानी हम कोई गाली भी दे रहे हैं तो हम चुप हो जाते हैं, किसी ने कुछ तनाव दे दिया हमें या कोई ऐसी बात कर दी तो हम चुप हो जाते हैं, ना तो हम जवाब देते हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रेस में आते रहते हैं। तो उससे फिर ये चीजें, ये इस तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारे अंदर सेंट्रल ओबेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं।
गुस्से में भी इस तरह से है, खाना खाने के बाद ऐसे होता है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है हमारी वो चेंज हो जाती है जब हमारे ये इस प्रकार से बनता है। तो जो भी कुछ हो रहा है ना, ये रियली जो साइंस है ये बहुत न्यूरोलॉजिकल साइंस है, ये सारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बन रही होती है हमारे अंदर। जो भी विचार हैं उन सारों से हमारे ब्रेन में कोई ना कोई रास्ता बन रहा होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको कहते हैं। जैसे खेत में जैसे पगडंडी बन जाती है ना, एक जगह बार 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 कोई जाता है एक ही रास्ते से, तो वो रास्ता पड़ जाता है वहां पे। तो यही हालत हमारे ब्रेन की हो रही होती है, जिस प्रकार के थोड़ा ज्यादा चलते हैं फिर वैसा ही एक रास्ता बन जाता है, और उसको फिर हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो माइंड जो हमारा काम काम कर रहा होता है, ये पेन में और प्लेजर में, पेन प्लेजर टाइम स्पेस, इन कॉन्सेप्ट में काम कर रहा होता है। पेन प्लेजर टाइम और स्पेस, पेन प्लेजर टाइम और स्पेस में ह्यूमन माइंड काम करता है। ये ध्यान से समझने की बात है। आपका माइंड इन चारों चीजों में काम कर रहा होता है। अभी तुरंत के तुरंत जिसमें आपको मजा आ रहा है, जो चीज अच्छी लग रही है, वो आपका करने का मन करेगा, यानी आपको प्लेजर मिल रहा है वहां पर। तो जिस काम में प्लेजर मिलता है उसकी तरफ हम जाते हैं, और पेन से हम दूर भागते हैं। ह्यूमन माइंड है ये, ह्यूमन माइंड यही करता है, पेन से दूर भागेगा, प्लेजर की तरफ भागेगा। तो ये अब एक बार रिपीट करो कि हमारा जो माइंड है, सभी बोल बोल के रिपीट करेंगे, कई देर से चुप भी बैठे हैं हम सारे के सारे। हमारा माइंड कैसे काम करता है? हमारा माइंड प्लेजर में हमारा काम माइंड करता है। हमारा माइंड प्लेजर, प्लेजर में काम करता है। हाँ प्लेजर प्लेजर में की काम तरफ करता है। भागता है और पेन से दूर भागता है। खुशी की तरफ, खुशी की तरफ तरफ भागता है, काम पेन से करता दूर है और भागता है। पेन से दूर भागता है। पेन से दूर भागता हमा हमारा माइंड खुशी की तरफ भागता है और पेन से दूर भागता है, है। पेन से दूर भागता है। तो जैसे कि मेरे सामने करंट टाइम, करंट लोकेशन, टाइम एंड स्पेस, यानी हमारे पास करंट टाइम भी है, करंट स्पेस भी है, पेन भी है, प्लेजर भी है, ये सब हमारे पास चारों चीजें हैं। तो ये स्पेस टाइम पेन प्लेजर, इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लो एक कपल है, दे आर वेरी लविंग कपल। लड़की बोल रही है, इसको समझना है थोड़ा सा, एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कैसे। एक कपल है, बहुत ही अच्छा। तो वो जो लड़की है उसने कहा कि तुम बारात में जा रहे हो, दारू नहीं पीना। लड़का है लड़की के साथ में, प्लेजर है, कोई पेन नहीं है उसको, प्रेजेंट। एक तो देखो, उसको पेन नहीं है, प्लेजर है, लड़की के साथ है, लविंग है दोनों। तो वो उसकी बात उस स्थिति में है, इसमें प्लेजर की स्थिति में। प्रेजेंट, माइक ऑफ करो। प्रेजेंट में कौन है उसके? भावना दी, अपना माइक ऑफ करो। प्रेजेंट में उसके साथ लड़की है। टाइम, वो ना टाइम और स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। प्रेजेंट में उसके साथ लड़की है, लोकेशन में कौन है, स्पेस में कौन है, लड़की है, प्लेजर में कौन है, लड़की है। यानी वो सारी पेन से वो दूर है। इस वक्त तीन परिस्थिति उसके उसके पक्ष में है। उसने लड़की की बात मान ली, कहता हाँ बिल्कुल नहीं पीऊंगा। लड़की ने कहा भी बारात में जा रहे हो, ड्रिंक नहीं करना, वो मान गया। क्यों? उसके साथ स्पेस में भी वही है, उसके टाइम में भी वही है, प्लेजर में वही है, पेन उसके पास है नहीं। तो उसने पक्की बात उसके समझ में आ गई कि हाँ भाई नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अच्छा, चारों फैक्टर देख लिए हमने, चारों फैक्टर यहाँ पे उसके पॉजिटिव काम कर गए। अब लड़का गया बारात में, तो स्पेस में कौन आ गया? उसकी स्पेस में आ गए उसके दोस्त। उस करंट टाइम में कौन आ गया? दोस्त। टाइम में दोस्त आ गए, स्पेस में दोस्त आ गए, और दारू की बोतल आ गई जो उसको प्लेजर देती है, तो वो आ गई। अब वो गर्लफ्रेंड जो उसकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है वो दूर है, तो उसको अब उसको कहते हैं, उसको बाद में हैंडल कर लेंगे। अभी तो ये पेन दूर है। तीन चीजें मेरे पास आ गई हैं, और मैं जो है कर लेता हूँ। तो अब देखो, ये तीनों चीजें बदल गई तो वो उसके एक्शन बदल गया। तो हम काम कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, पेन प्लेजर टाइम एंड स्पेस। तो इसमें देखो, लड़की से तो वायदा करके गया था कि मैं नहीं पीऊंगा, अब उसका माइंड वहां दूसरी जगह चला गया तो बदल गया, क्योंकि उसके चारों तरफ और वातावरण बन गया। सेम वे एक्सरसाइज करने का कॉन्सेप्ट सोचो।
जब आप सोचते हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपना वेट घटाना है, तो सुबह उठने की बात सोचते हैं। तो क्या होता है, जब सुबह अलार्म बजता है तो कहते भाई अब उस समय क्या है, टाइम एंड स्पेस कैसा है। मजा आया, आपने वेट घटवा के मानोगे। क्या करूं, मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, देखो। तो फिर क्या होता है, फिर हम सोचते दो ही बैठे हैं यहाँ पे ऐसे। टाइम एंड स्पेस, तो अपन दो का ही काम करेंगे ना अपन तो। सभी अपने अपने हिसाब से अपना सोच लेंगे, हम तो अपना सोच लेते हैं। तो फिर क्या होता है, सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया मौसम है, नींद आ रही है बढ़िया खूब अच्छा, तो नींद से उठने का मन नहीं करता। तो वो प्लेजर आ गया ना वहां पे, पेन तो वहां कुछ है ही नहीं। प्लेजर आ रहा है, टाइम एंड स्पेस जो है वो बड़ा अच्छा है, सोने का माहौल है। तो उसमें फिर क्या है, हम फिर नहीं उठ पाते ना। और अ, फिर इस तरह से अगर अभी बॉडी तो बढ़िया तो कब बनेगी, 6 महीने बाद बनेगी, आज तो प्लेजर में सो ले। तो स्पेस में क्या है, स्पेस में जिम तो है नहीं पास में कहीं। क्या करेंगे जाके, स्पेस में तो हमारे बेडरूम है, तो उसमें सो जाते हैं। तो डिसीजन ये होता है कि सो जाते हैं फिर हम। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। इस तरह से हम माइंड हमारा काम कर जाता है। 4 फैक्टर हैं ये हमारे जो हमें काम करवा देते हैं, पेन प्लेस मैम आप कैसे उठ टाइम, जाते हैं सुबह? टाइम स्पेस। सुबह मैम आप कैसे उठ जाते हैं सुबह, वो बताइए, आपका कौन सा फैक्टर काम कर जाता है? देखो, उठ भी जाती हूँ, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं, सारे तरह के माइंड रहते हैं कभी यार मैं हमारे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। तो वो सबके साथ देखो हर वक्त एक जैसा रहता ही नहीं है ना, हम लोग पेन से भागते हैं, प्लेजर की तरफ भागते हैं, टाइम स्पेस में काम करते हैं। तो ये सभी के साथ है ये, देखो तो थोड़ा थोड़ा, तो हमेशा हम कंफर्ट देना माइंड का काम है। जहां देखो, टीवी न्यूज में देखें, कुछ भी देखें हम, माइंड को कंफर्ट देना ही काम होता है। तो जब ब्रेन ब्रेन जब इवोल्व होता है ना, ये ब्रेन, तो वो पहला ब्रेन खत्म नहीं होता, उस पर लेयर बनती रहती है। तो जब भी कोई भी गुस्सा करते हैं या कोई रोने वाली कोई बात होती है, तो पेन प्लेजर टाइम स्पेस सभी में हमारा माइंड काम कर रहा होता है। माइंड कैन नॉट बी गुड मास्टर, माइंड इज ए गुड सर्वेंट। लेकिन जब हम माइंड को मास्टर बना देते हैं ना, तब डैमेज हो जाता है, तब नुकसान हो जाता है। आपको तो चेंजेस जो है वो कैसे होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। चेंजेस होते हैं इंटेलेक्चुअल से। तो चेंजेस हमारा जो इंटेलेक्चुअल है इसकी वजह से होते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल। सभी एक बार हाथ लगाएं पर बुद्धि को, ये हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल। इसके पास कौन सी पावर है, लॉजिक। इसके पास लॉजिकल पावर है, रीजनिंग पावर है, डिसीजन पावर है। इंटेलेक्चुअल के डिपार्टमेंट है, समझो कौन सी पावर है इसके पास, सभी पावर है। इंटेलेक्चुअल क्या बोल रहा है, भाई अगर तुम जिम नहीं जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में, ये बुद्धि बताती है ना हमें, अगर जिम नहीं जाएगा मोटी हो जाएगी, जिम में जा। अगर मोटे हो जाएगी तो बड़ी सारी बीमारियां लग जाएगी, हैं, डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, खड़ी हो काम कर। तो वो हमें बुद्धि जो है वो सचेत करती है। यू कैन नॉट अट्रैक्ट गुड लाइफ पर इन योर लाइफ, यू कैन नॉट अट्रैक्ट गुड बिजनेस इन योर लाइफ। तो बुद्धि जो है वो हमें बार बार जो है अलर्ट करती रहती है। जब भी कोई पेन प्लेजर बोल रहे हैं कि मैं ड्रिंक्स करूं, जंक फूड, जैसे किसी को जिस चीज में मजा आता है, किसी को ड्रिंक में, जंक फूड में, और ज्यादा सोने में, गप्पे मारने में, तो उसी में फिर बुद्धि फिर हमें सचेत करती रहती है, नहीं भाई ये घंटा ये वेस्ट मत करो टाइम को, इसमें ये कर लो, जो खाना तुम्हारे लिए ठीक है वही खा लो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बुद्धि बड़ा सोचती रहती है। पैसे के मामले में बुद्धि बहुत सचेत करती है कि इस पैसे का ऐसे यूज कर लो, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, इस पैसे को बर्बाद मत करो। पैसे के बारे में भी बुद्धि हमें हर वक्त गाइड करती रहती है। हम लोग ना अपनी माइंड, अपनी क्या कहते हैं कि माइंड से नहीं हम बुद्धि उसको लाइफ को चला रहे, हम इंटेलेक्चुअल से चला रहे होते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड के अंदर बहुत मेमोरी है, बहुत प्रकार की, बहुत प्रकार के प्रिंट हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो अलग है। बुद्धि बिल्कुल अलग है। बुद्धि हमें हमेशा सही ढंग से गाइड करने का ही काम करती है।
माइंड को अगर ज्यादा अहमियत देंगे तो माइंड माइंड जो है वो हमें कहीं और ही दिशा में ले जाता है। F3 मोड जब ऑन हो जाता है तो उस तरफ ले जाता है, और जो ये DDG में ले जाता है। ये चेंज कर डिस्टोर्ट करने का काम यही करवाता है। माइंड के पास कुछ इमेज, मेमोरी, कॉन्सेप्ट, ईगो, बिलीफ सिस्टम है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के पास क्या है? रीजनिंग है, एनालिसिस है, एप्लीकेशन है, लॉजिक है, रीजनिंग है। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि के पास है। हम सब करते हैं इमोशनल चीजें। सबसे पावरफुल है हमारी इमोशन। हमारा जो माइंड है वो इमोशनल कोडिंग है। कहाँ यूज करना है? लाइफ में पेन प्लेजर में फंसे रहते हैं माइंड हमारा। ज्यादा टाइम पेन प्लेजर स्पेस इन्हीं में हम अपने टाइम को लगा देते हैं। इंटेलेक्चुअल के पास जो रीजनिंग है उसको मान करके यदि उसको हम आगे रख के काम करें तो हम हमारे कामों में सही ढंग से चल सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल है उसको यदि हम ये कहें कि वो हमारे लगाम की तरह, घोड़े की जो लगाम होती है ना, इंटेलेक्चुअल वो चीज है। घोड़ा कौन है? मन। तो घोड़े को जो है हमारा मन की तरह से कहा गया है, और इंटेलेक्चुअल है उसकी लगाम। जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे तो घोड़े पे सींग उगाएंगे, फिर वो जहां ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। तो घोड़े को सींग ना उग जाए इसलिए लगाम को खींच के रखना होता है। माइंड हमारा हैबिट पैटर्न बना रहा होता है, और बुद्धि हमारे हैबिट्स को ठीक कर रही होती है। तो इस तरह से ये हमारा माइंड और बुद्धि के साथ साथ हमारे आज का लेसन हम यहीं पे विराम देते हैं। तो ठीक लगा? कुछ समझ में आया आज जो बातें करी? बहुत कुछ अच्छे समझने लगा ना। और समझ में आ रहा है कि हमारे माइंड में जो हम इतना गुस्सा हो जाते हैं। और हाँ, सोचो तो सही है कि जब मैं गुस्से में होती ना, मुझे नहीं पता मैं कितना खा गई। और जब बिल्कुल। ये क्योंकि उस वक्त ब्रेन से तो कनेक्शन ही कट गया हमारा, इंटेलिजेंस से कनेक्शन कट गया। हाँ, और वही ध्यान देते हैं। बस हमारा जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो और तरफ हो गया तो वो वैसा ही चलता रहता है। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें ना, एक एक सेल की बात, न्यूरॉन्स की बातें हमें समझनी है। शुरुआत के दिन ही हमने बात करी थी कि हमारे जो ये 80 बिलियन जो न्यूरॉन है, 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, वो सारे मिलकर के फिजियोलॉजी बनती है। और वो फिजियोलॉजी से ही हमारा आगे का स्टेट निर्भर करता है। फिर वो किस तरह से हमें एक एक सेल को ध्यान दे करके चलना होता है, और किस तरह हमारी वो बनती हैं, इवेंट 1 से इवेंट 2 में कैसे आ जाते हैं, फिर कैसे डिजायर्ड कंडीशन बनती हैं, कैसे अनडिजायर्ड कंडीशंस बनती हैं, रिसोर्सफुल स्टेट बनती है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट बनती है, फिर कैसे इम्पल्स काम कर रहे होते हैं। ये बहुत गहराई में समझने की चीजें हैं। ये सबने समझना है हमने। NLP में हम इस तरह से और सीखते रहेंगे आगे आगे। ठीक है, वाकई कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती रहेगी। और डीप में जाना है तो और डीप में स्टडी करेंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट का हमें नॉलेज हो रहा है, हम उस सब्जेक्ट में फिर और आगे बढ़ सकते हैं जितना मर्जी। क्योंकि मैं तो खुद, मैंने पहले बता दिया कि मैं तो अभी लर्निंग कर रही हूँ और आपके साथ रिवीजन कर रही हूँ। तो वो चीज चल रही है। उसमें भी मजा आ रहा है, रिवीजन उसमें में भी भी मजा मजा आ आ रहा है। रहा है। ये मैं बड़ी खुशी लगती है मुझे कि हम देखो शुरू से लेकर आखिर तक हम सब सुनते हैं बैठ करके और समझते हैं इन चीजों को। भाग भाग के आते हैं, ये देखो क्लास थी वहां से भी भाग के आई छोड़ के, मैंने कहा मेरी क्लास मैम है। समझाने वाले आप हो तो समझेंगे ना बैठकर। हम्म। स्वाति, यही है, कोशिश तो यही करते हैं कि भी जो समझ में आ रहा है ना हमें, वो तो हम बात कर ही नहीं कम से लेट हो जाती हूँ मैं, लेकिन वही मेरे को याद आता है तो। कम। अच्छा। आज तो आधा घंटा हाँ, लेट हो गई लेट मैं, हो आगे जाती हूँ क्या। मैं, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि बस। तो आप, कोई बात नहीं, हम आ रहे जितना हैं। मिल जाए उतना ठीक है। बिल्कुल, आगे आगे ना बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक और आ रहे हैं। एक बार ये वाला खत्म हो जाए, ये जो अब जो चल रहा है,
किस तरह से न्यूरॉन्स, किस तरह से माइंड और इंटेलिजेंस और ये न्यूरोकॉर्टेक्स ब्रेन और ये सब जो काम हो रहा है ना, ये सारी बातें मेरे ख्याल से कल ये समझ हो जाएगा। फिर उसके बाद नए टॉपिक पे आएंगे। हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारी जो लैंग्वेज कैसे काम करती है, वो सब सभी एक एक करके सब टॉपिक आएंगे, सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरे को सारे एक एक टॉपिक अच्छा लगता है। मैं सारी डायरी पूरी भरी हुई है, मैंने दिखा रही थी ना कि पूरी डायरी, इतनी मोटी डायरी हाँ हाँ। लिख लिख के इसी से। तो यही है। चलो ठीक है, थैंक चलो यू। अच्छा है, कुछ हमें भी मिल जाएगा। थैंक यू। सागर में थैंक यू से मैम। सागर थैंक में यू थैंक से यू कुछ एवरीवन। तो मैम। पोती निकलेंगे। थैंक यू। ओके बाय। बाय। बाय बाय।